अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोज़ एट 7। मैं हूं एनी खान। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले कुछ बात करेंगे बजट के हवाले से। हुकूमत की जानिब से कुछ ही दिनों में बजट पेश किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। उनकी जानिब से बजट में मज़ीद सख्तियाँ पाकिस्तानी अवाम के लिए की जा रही हैं। अभी अपने पैनल से हम यही पूछेंगे, जो महंगाई का नया तूफ़ान आ रहा है, हुकूमत की जानिब से सब्सिडी नहीं दी जा रही, तो अवाम कैसे उसको ओवरकम करेगी। कर्जे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उस वक्त तक 44,000 अरब डॉलर का कर्ज था, जब अभी मौजूदा हुकूमत या PDM को मिला के 97,000 अरब तक पाकिस्तान का जो कर्ज है वो 97,000 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। तो आम आवाम को उसका रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा। फिर बात हो रही है 28वीं तरमीम की। 27वीं तरमीम अभी तक डिस्कस हो रही है, उसको जो है वो तनाज़ात का शिकार किया जा रहा है। अब नई एक तरमीम लाने की बात हो रही है। आइनी अदालतों की NFC अवार्ड का जो अख्तियारात है उसको भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, जबकि लास्ट में हम कुछ बात करेंगे मशक़ वस्ता के अंदर जो बढ़ती हुई कशीदगी है। अमरीकी सदर जान से जो बयानात है वो मज़ीद सख्त दिए जा रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं कि वक्त कम है, टिकिंग बॉम्ब है, अगर ईरान अभी भी जवाब नहीं देता तो उसके लिए मज़ीद सख्तियाँ होंगी। जबकि दूसरी जानिब ईरान की जानिब से अभी भी अपडेट शुदा जो मुज़ाकरात है या जो अपडेट शुदा उनकी जानिब से डिमांड है वो पेश नहीं की गई अमेरिका को। तो अभी पहले से यही हम डिस्कस करेंगे कि ये जो जंग है, ये जो कशीदगी है, ये मज़ीद क्या रुख इख्तियार कर सकती है। पैनल में हमारे साथ मौजूद है शराज खान साहब, अशरफ शरीफ साहब मौजूद है, जबकि बैरिस्टर कमर सब्जवारी ने हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून है। शराज साहब, आपकी तरफ आऊँगी। आप इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, काफ़ी अर्सा आपका सहाफ़ती तजर्बा भी है। कहा जाता है कि महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर है। जो मशरिक़ वस्ता में जंग है, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या बरतानिया भी इससे मुतासर है या पाकिस्तान के ही हालात इस वक्त ख़राब हैं? रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया एनी। ये बात आपकी ठीक है कि जो कोरोना वायरस आया था उस वक्त ये प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि इकॉनमी कोरोना वायरस से पहले जो थी उसके बाद कोई इसको रिकवर करने के लिए कई साल लग सकते हैं। अब आलमी सतह पर ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अगर जंग आज बंद हो जाती है ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो बहुत अरसा लगेगा इकॉनमी को जो डैमेज हुआ है या जिस तरह के हालात बने, इन्फ्लेशन बढ़ा है और एनर्जी के जो क्राइसिस आए हैं, उसको रिकवर करने के लिए बहुत वक्त लगेगा रिकवर करने के लिए। यहाँ आपको बरतानिया की अगर मैं बात करूं तो 7 मई को यहाँ पर एक इलेक्शन हुए हैं और महंगाई के खिलाफ और इन्फ्लेशन के खिलाफ और जॉब लोग लूज कर रहे हैं, उसकी वजह से हुक्मरान जमात लेबर पार्टी को बहुत बुरी तरह यानी वो शिकस्त हुई है और एक नई पार्टी वो मार्जे वजूद में जो आई थी वो उनकी सीटें कोई इतनी ज्यादा नहीं थी, बहुत लो लेवल से उन्होंने 40% तक वो उन्होंने वोट दिए हैं। तो आई थिंक ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिनके जो डिपेंड करते हैं, जिनके पास एनर्जी के जो जखायर हैं वो नहीं है, पेट्रोल नहीं है, उनके पास जखीरा नहीं है, अपनाए हुर्मुज़ से उनकी सप्लाई होती है, उसमें आपका जो खास करके ज़राअत का शुबा है, चूंकि खाद और तेल और जो सप्लाई है या एनर्जी है वो सारी इसी रास्ते से जाती है, तो बहुत बड़े जो है वो इकॉनमी को डेंट पड़ने वाला है। अगर हम मैं पाकिस्तान की बात करूं तो आपको पता ही होगा कि जो IMF की रिपोर्ट है वो उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो ये जो जंग शुरू हुई है 28 फरवरी से पहले, इसकी जो मैशत थी उसके इशारे अच्छे थे, इंडिकेटर ठीक थे, लेकिन उसके बाद एकदम से जो है वो इकॉनमी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि ओवरसीज से जितने भी रिजर्व जाते थे, यानी यहाँ ज़र मुबादला की सूरत में पाकिस्तान को भेजे जाते थे। मिडिल ईस्ट का क्राइसिस आया हुआ तो उस पैमाने पर जो है वो ज़र मुबादला की सूरत में नहीं जाएगा, पैसा नहीं देगा पाकिस्तान को। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो 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 महंगाई बढ़ी है यानी तेल वगैरह की, या जिस तरह हमारी दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं और उसके बाद जो बिजनेस है वो उस तरह पहले की तरह रन नहीं किया जा रहा, तो शिराज ये साहब, भी एक पंजाब और बड़ा सिंध बड़ा बलूचिस्तान के अंदर फेडरल में है अभी भी, लेकिन बाकी जो सूबे हैं उसके अंदर लॉकडाउन खत्म कर दिया गया अभी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो आपका जो बजट आने वाला है उसमें एक जो IMF बता रहा है वो ये बता रहा है कि जो जो जो
हुकूमत है उसको उसने टैक्स ज्यादा जी उसको शिराज साहब, बढ़ाने पड़ेंगे। बजट को भी हम डिस्कस करें, दोबारा आपके पास आएंगे बजट के टॉपिक को ही लेके। अशरफ शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अशरफ साहब, अभी तक अगर कर्जों की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर 44,000 अरब का कर्ज लिया गया था, जबकि मौजूदा हुकूमत या पीडीएम की हुकूमत थी, उनको मिला के 97,000 अरब तक कर्जा पहुंच चुका है। अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, सब्सिडी नहीं दी जा रही, तो इतना कर्ज लेकर कहाँ भेजा जा रहा है? बहुत शुक्रिया। असल में ये मौजूदा हुकूमत को दो चैलेंजेस दरपेश थे। एक तो इंटरनल इन्हें अपनी साख का था, ये लोगों को दिखाना था कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं और पिछली गवर्नमेंट से बेहतर कर सकते हैं। इस बोझ के लिए इन्होंने कुछ कॉस्मेटिक जो प्रोजेक्ट्स थे वो बनाए। उनमें हमें दिखाई दिया सड़कें बनानी है नए सिरे से, कुछ अंडरपास, कुछ ब्रिजेस, मुकामी जो बड़े शहर हैं वहां पे उन्हें एंगेज किया। इसी तरह से कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट जिन्हें फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहा गया, पंजाब में भी और पूरे मुल्क में भी, ये खर्च इन पे हो रहा है। लोगों के लिए इसमें रिलीफ कितना है उसका अंदाजा हम इस बात से कर सकते हैं कि क्या लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है, क्या रोजगार में इजाफा हुआ है, रोजगार बढ़ा है, क्या हमारी एक्सपोर्ट्स और प्रोडक्शन बढ़ी है। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो फिर हुकूमत ने ये जितने पैसे लगाए, इसका मतलब है कि ये तो गैर पैदावारी प्रोजेक्ट्स पे लगे ना। अगर आप कर्जा लेके किसी पैदावारी प्रोजेक्ट पे लगाएं, यानी वो प्रोजेक्ट फिर आगे वेल्थ जनरेट करे, तो फिर तो ठीक है, समझ आने वाली बात होती है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने इसी तरह से तरक्की की है। लेकिन अगर आप कर्ज लेके उनको ऐसे मंसूबों के ऊपर लगा दिया जाए कि वो मंसूबे भी खसारे का शिकार हो, जैसे लाहौर में मेट्रो बस है तो उसमें रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए गवर्नमेंट के खजाने से खर्च हो रहे हैं। ऑरेंज ट्रेन है लाहौर में, उसमें भी इसी तरह से खर्च हो रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स की भी यही हालत है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स का जो रुख है, इसको अगर आप प्रोजेक्ट्स की शक्ल में अपनी अहमियत बताना चाहें या अपनी साख बेहतर करने की कोशिश करें तो ये एक अलग बात है। और दूसरा जो लोगों की जो जरूरत है वो यही है कि उनके लिए रोजगार के वसाइल बढ़े, उनका म्यार जिंदगी बुलंद हो। अगर ये सारा कुछ नहीं हो रहा तो फिर यही है कि हम जो कर्जे ले रहे हैं वो हम पे मजीद बोझ बढ़ाने का बायस बनेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। कल सही। को जो अच्छा गवर्नमेंट आएगी, ये शिराज साहब, जैसे कि जी आपने भी एक दफा जिक्र किया शिराज साहब, और वैसे भी ओवरऑल भी कहा जाता है कि भाई आईएमएफ की सख्तियां हैं इसलिए सब्सिडी नहीं दी जा रही, महंगाई की जा रही है। लेकिन अगर सिर्फ फेडरल की बात करें, 25 से 30 अरब रुपए का रोज का खर्चा है विफाक का, विफाकी वुजरा के जो शाखर्ची हैं उनका, जो कि कर्ज बढ़ता जा रहा है वहां से। आपको नहीं लगता कि आईएमएफ को अवाम के ऊपर तो चले बोझ वो डाल रही है, लेकिन हुकूमती वुजरा को क्यों छूट दी जा रही है, उनकी मराद क्यों नहीं खत्म की जा रही? यही बात मैं करने लगा था कि दूसरा जो हमारी खर्चे हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, और इस पर आईएमएफ बार बार ये कह रहा है कि ये अपने खर्चे कम करें, और करप्शन भी नहीं कम हो रही है। ये चीजें अंडरस्टूडेबल है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि अशरफ शरीफ साहब कह रहे थे, देखिए एक जो इन्वेस्टर होता है ना, उसका एतमाद बहाल करने में मौजूदा हुकूमत नाकाम इस वजह से चली आ रही है कि अगर इन्वेस्टर जो डोमेस्टिक है उसको इंसेंटिव देने पड़ते हैं। इसके अलावा जो बाहर का इन्वेस्टर होता है वो ये देखता है कि यहाँ हालात कैसे हैं, हुकूमत स्टेबल है नहीं स्टेबल है, ये चीजें देखनी पड़ती हैं। फिर उसी से चीजें जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, इकानमी आपकी चलना शुरू हो जाती है। ये चीजें नहीं हो रही हैं, और फिर डिपेंड हुकूमत अपने खर्चे चलाने के लिए आम आदमी पर टैक्स का बोझ डालती है, और टैक्स जो है वो जनरेट करती है, उसी से उसके खर्चे चलते हैं। ये सूरत हाल है। अभी पाकिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा है कि फेडरल के पास चूंकि खर्चे नहीं है, तो सूबों को जो 18वीं तरमीम के जरिए पैसे मुंतकिल हो गए थे, उनके पास ज्यादा अख्तियारात हैं, ज्यादा उनके पास पैसा है, वो अपने फंड जनरेट करते हैं, खर्च करते हैं। तो वफाकी हुकूमत ये जो मुबैना तौर पर ये जो 28वीं तरमीम आ रही है उसके अंदर कोशिश कर रही है कि वो सूबों को जो वो खर्च करने की, स्पेंडिंग की, जो उनको पैसे उनके एनएफसी पास अवार्ड के है, हवाले से। वो एनएफसी अवार्ड जो है वापस लिया जाए, और वफाक को ज्यादा पावरफुल किया जाए कि वो अपने मंसूबे शुरू करें, इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सूबों के अंदर, जिससे पीपल्स पार्टी के दरमियान और नून लीग के दरमियान शायद तनाव खिंचाव की एक सुरताल बनी हुई है।
लेकिन यहाँ पर जरूरी इस बात को मेंशन करने का है कि वर्स टू कम है नहीं, अगर ये जंग खत्म नहीं होती, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने रात को कहा कि आई एम रनिंग आउट ऑफ द टाइम एंड क्लॉक इज टिकिंग, ईरान बेटर मेक ए डील, अदरवाइज देयर इज अ टाइम दैट सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जिस तरह की धमकियां आ रही हैं, जिस तरह फ्रस्ट्रेशन हो रही है और जिस तरह जंग फैल रही है, यानी कि लगता यही है कि जो मिडिल ईस्ट के ममालिक के हैं, आप यूएई की बात करें, दिगर की बात करें, तो इनकी अपनी कन्फ्रंटेशन जो एजेंडा इनका, आज जब जंग शुरू हुई थी, इसराइली एजेंडा यही था कि इस जंग को ज्यादा इस तरह फैलाया जाए कि अरब ममालिक वर्सेस ईरान हो जाए। तो पाकिस्तान ने कोशिश ये की कि बैलेंस करने की कोशिश की कि एक तरफ सालसी करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता था कि इसका जाहिर है हमारी इकॉनमी पे भी असर पड़ेगा। हम 900 किलोमीटर बॉर्डर भी शेयर करते हैं और फिर अरबों के साथ भी हमारे बिल्कुल ताल्लुकात हैं, अमेरिका से भी हम नाराजगी नहीं ले सकते कि सही। आईएमएफ और दूसरे मामला। तो पाकिस्तान ने एक रोल इसी वजह से प्ले किया था। लेकिन अगर ये सालसी कामयाब नहीं होती या अमन मायदा नहीं होता दोनों मुल्कों के दरमियान, तो हमें उसका मेरे ख्याल में हम क्या बल्कि दुनिया को, यहाँ जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, आप अंदाजा करें कि 28 फरवरी 2026 को जब ये जंग शुरू हुई या अमेरिका ने हमला किया या इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, तो पेट्रोल की कीमत मसलन 130 पर लीटर यानी थी। 130 का मतलब 1 पाउंड 30 पेंस की, और आज जो है वो 1 पाउंड और 65 तक चली गई है पर लीटर। इसी तरह डीजल जो है उसमें इससे भी ज्यादा इजाफा हुआ है। तो यहाँ भी कहा यह जा रहा है कि आप गाड़ियां स्लो चलाएं, रश आवर में बिल्कुल ना यकीनन पूरी जाएं, दुनिया उससे मुतासिर हो और रही है, जो पब्लिक अपना ट्रांसपोर्ट हुर्मुज को, है, स्ट्रेट ऑफ पब्लिक हर्मुज है, उसके ट्रांसपोर्ट अलावा को, जो ये ये कशीदगी है, पूरी दुनिया यकीनन मुतासिर होगी। अच्छा शरीफ साहब, इससे जैसे कि जी पाकिस्तान भी मुतासर होगा। जी। सही। अशरफ शरीफ साहब, आपने सुना कि शिराज खान साहब ने जिक्र किया कि पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया, बहुत अच्छा पाकिस्तान ने काम किया, क्योंकि हम बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान के साथ, और फिर भी पाकिस्तान पीस मेकर है, पीस मेकर के तौर पर सामने आया। फिर पिछले साल हमने मई के अंदर ही देखा कि अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को पाकिस्तान ने शिकस्त दी, उनके तैयारे भी मार गिरे, और बारहा इसका इजहार जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके। लेकिन क्या वजह है कि जो सबसे बड़ा दुश्मन है इकॉनमी, उसको, मईशत को ठीक नहीं कर पा रहा पाकिस्तान? आपने निशानदेही तो दुरुस्त कर दी, लेकिन इसके साथ बहुत से फैक्टर हैं नहीं जुड़े हुए। जी पाकिस्तान, एक तो इसकी जोग्राफी जो पोजीशन है, हमेशा जब हम तजिया करते हैं तो उसे सामने रखते हैं। ये पोजीशन जो है ट्रेड रूट के ऊपर है पाकिस्तान, और दुनिया में हमेशा जो जंगे हैं वो ट्रेड रूट पे ही होती हैं। तो पाकिस्तान ट्रेड रूट पे होने के हवाले से बहुत से मसाइल का शिकार रहता है। अब यहाँ की लीडरशिप और पॉलिसी साज जो है, ये उनकी अहलियत पे और दानिशमंदी पे मुनहसर होता है कि वो हर दम बहरान जो हमारी तरफ लपक रहे हैं, उन बहरानों के दौरान अपनी मईशत को भी किस तरह से मजबूत रखें, अपनी दाखिली सियासत को किस तरह से इस्तेहकाम दें, और किस तरह से सफारती सतह पे भी अपना किरदार मौसर रखें। ये चैलेंजेस हमारे वहाँ एक रूटीन है। हम जब से देख रहे हैं पाकिस्तान की तारीख, हम जब से पढ़ रहे हैं और जो कुछ देख रहे हैं, ये बहरानों का पाकिस्तान शिकार रहा है। अब उसमें ताज़ा तरीन यानी जो चीजें शामिल हो रही हैं, वो माहौलियाती हवाले से जो आफात आनी शुरू हो गई हैं पिछले कुछ अरसे से। हर साल सैलाब आता है, बारिशें होती हैं, और हमारा जो उसमें मजमूई तौर पे मईशत का नुकसान है वो अभी भी अरशद 25-30 साहब, अरब डॉलर इस तक इस महीने भी ग्लोफ अलर्ट जारी कर दिया गया कि ग्लेशियर फटने के चांसेस हैं नॉर्दर्न एरियाज की तरफ। जी बिल्कुल, ऐसे अभी भी गवर्नमेंट ने ये वार्न कर दिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर बार जब हम ये चीजें भुगतते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है कि हमने ये प्रोजेक्ट बना लिए, हमें बैनुल अक़वामी सतह पे इतनी हमायत मिल रही है, हमें ये फंड्स मिल रहे हैं। आपको याद होगा 2022 का जो फ्लड्स आए थे, तो उस वक्त किस तरह से हमने दुनिया से रुजू किया, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी यहाँ पे लेके आए, फिर हमने उन्हें बताया कि जी पाकिस्तान का 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अच्छा, ये सिलसिला अब जब इसे 4-5 साल हो गए इस वाक़े को, 4 साल, तो क्या ये तजिया नहीं बनता इस हुकूमत का? लगभग वही लोग हुकूमत में हैं जो 2022 में थे। तो क्या ये तजिया नहीं बनता कि ये बैठ के देखें कि क्या जो मनसूबाबंदी इन्होंने उस वक्त की थी, जो इकदामात इन्होंने फाइनल किए थे, उसकी तरफ ये बढ़े या नहीं बढ़े, और क्या उस पर कुछ अमल दरामद हो पाया या नहीं हुआ? आप देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ। लोग अभी तक, जिनको ये कहा गया था कि हम आपके घर बना के देंगे,
सिंध और इस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। अभी तक लोगों के, उन सैलाबशुदा लोगों को घर नहीं बना के दिए गए, उस पर सियासत की जा रही है। जिन लोगों का रोजगार गया, जिनके मवेशी बह गए, अभी तक उन सब लोगों को वो मदद नहीं पहुंची। तो हमारी मईशत का पहले तो ये तय करना चाहिए कि ये हमें जो एक तो जोग्राफी है, हैसियत से हमारे यहाँ बहरान आते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, जंगों के हवाले से, और दूसरा हम ये आफात की शक्ल में जो इंटरनल आने शुरू हो गए, फिर सियासी हवाले से जो इंतशार और बेचैनी हमारे अंदर है, वो भी एक बहरान की शक्ल है। पैसा जो है या इन्वेस्टमेंट, अभी शिराज भाई बड़े अच्छी बात ये कर रहे थे, पैसा जो है ये बड़ा सेंसिटिव होता है दुनिया में। अगर ये कहीं पे भी बदअमनी देखे, कहीं पे खौफ देखे, तो पैसा वहां से हिजरत कर जाता है, दूसरी जगह चला जाता है। तो हमने इतने अरसे से कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या आनी थी, हमारे अपने लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे लोग इस मुल्क को छोड़ छोड़ के दुनिया के दूसरे इलाकों में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये बहरान जो है हमारे यहाँ माशी हवाले से बेहतरी का ना आना, इसे कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। और ये बैठ के सिर्फ मैं समझता हूँ कि इनके इल्म में है, जो भी पॉलिसी साज हैं, जो इन चीजों को देखते हैं लोग, उनके इल्म में हर चीज है। बात सिर्फ ये है कि अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल। और अगर अमल अशर दरामद साहब, नहीं हो इसके रहा, लिए फिर मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, और जब आपको पता हो कि 5 साल बाद आपने वोट लेने के लिए जाना है, तो आप कभी भी वो मुश्किल फैसले नहीं करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान की बका के लिए ना हो। शिराज साहब, आपने खुद ही जिक्र कर दिया, हालांकि ये हमारा टॉपिक था 28वीं तरमीम के हवाले से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे NFC अवार्ड। कहा जा रहा है कि वफाक के पास पैसे नहीं है, हालांकि कर्ज वफाक अदा कर रहा है, तो ये NFC के जो इख्तियारात थे वो वफाक अपने पास करना चाह रहा है। आप नहीं समझते कि सूबे बेख्तियार हो जाएंगे फिर इस तरमीम के बाद? एब्सोल्युटली। और मैं समझता हूँ कि चूंकि जो सूबे हैं ये वफाक की ही इकाई है, और ये वादत है, और यानी कि जोड़ता है सारे सूबे। और जाहिर है ये बात तो ठीक है इस हद तक के जो 28वीं तरमीम आ रही है उसकी जो अगर जो हमें तो उसकी हवा नहीं लगी अभी तक के उसमें क्या आ रहा है। लेकिन फवाद चौधरी साहब को मैंने इंटरव्यू किया है एक कल ही, तो वो ये बता रहे हैं कि हम इसकी हिमायत इस वजह से करते हैं कि इतना बड़ा पंजाब है, सिंध है, तो अगर सूबे बनते हैं तो ये कम से कम इक्वली ट्रीट होगा, मोर इसके अंदर पावर आएगी। और ये जो जो सूबों का जो फंड्स हैं काट कर वफाक को देना, मेरे ख्याल में ये भी ज्यादती होगी। बल्कि कोशिश तो ये करनी चाहिए कि सूबों पर ज्यादा उन्हें जोर देना चाहिए कि वो अपने फंड्स खुद जनरेट करें। मैं यहाँ पर अशरफ शिराज साहब साहब, की लेकिन ये भी बात कहा को जा रहा है ना कि छोटे छोटे यूनिट्स बनाए जाएंगे, यानी सूबों को तकसीम कर दिया जाएगा। फिर जब सूबा छोटा हो जाएगा तो उसका रेवेन्यू भी फिर कम जनरेट होगा ना। कम से कम मैनेजेबल तो होगा ना। देखिए इस वक्त पंजाब जो है वो 60% या 62% आपकी आबादी है, उसमें 12-13 करोड़ लोग रहते हैं। कोई पता नहीं 40-45 तो उसके जिले हैं, मतलब यूनिट्स 10 हैं, ये सारी चीजें हैं। तो वो इसी तरह सिंध के इंटीरियर सिंध में जाएं, अगर मैं तो घुमा हुआ हूँ, अगर जाएं तो उनका कराची वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। कराची एक पूरा मुल्क है, और वो और हैदराबाद की सेंसिटिविटी बरर है, अगर वो अलग होता है तो इसी वजह से मेरे ख्याल में अगर वहाँ 2 सूबे बनते हैं या 3 बनते हैं तो इसी वजह से पीपल्स पार्टी को जरा परेशानी हो रही है, क्योंकि कराची में लोग मकामी तौर पर ज्यादा है, इमिग्रेंट्स ज्यादा है। इमिग्रेंट्स का मतलब है दूसरे सूबों से लोग वहाँ आकर आबाद हुए। लेकिन अशरफ साहब की एक बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, उन्होंने एक बात की है, यानी ये जो इकॉनमी की बात की है। देखिए जिस मुल्क के अदारे मजबूत होते हैं ना, पुलिस है, उसके अलावा आपका जुडिशरी है, दीगर जो अदारे हैं, ये जहां जब मजबूत होते हैं ना तो वहां हुकूमतें सियासी आए जाएं तब्दील होती रहें, मुल्क चलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेशन। बरतानिया की अगर मैं आपको मिसाल दूं, ऑब्वियसली बाद लोग कहेंगे कि बरतानिया की मिसाल क्यों दे रहा है, यहाँ हुकूमत के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो है वो यह है कि आपकी पार्लियामेंट के अंदर बहस और मुबासा होता है। प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू आंसर द क्वेश्चन टू देयर एमपीज, जो उनके मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको आंसर करता है। इवन देन केएस स्टामना के सामने उसकी पार्टी के आज 90 से ज्यादा एमपी ये कह रहे हैं कि यू हैव टू रिजाइन, चूंकि हमने 7 फरवरी को इलेक्शन हार गए हम बिकॉज ऑफ यू। एंड सो यू इवन देन यहाँ तक एमपीज ने कहा, जिसमें एक ज़ाहिर सुल्ताना मुसलमान भी हैं,
कि आपने पब्लिक के सामने झूठ बोला कि अमेरिका के एक सफीर आपने लगाया जिसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी और वो जेफरी एप्स्टीन उस स्कैंडल में शामिल था। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट के अंदर होता है, और फिर डिवोल्यूशन ऑफ पावर इस तरह का है कि आपका लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है। आपको देखें ना, पुलिस, फायर अथॉरिटी या हाउसिंग प्लानिंग या जो एनवायरनमेंट की बात अशरफ साहब कर रहे हैं, ये आपके डोर स्टेप से शुरू होगा। जब जहां जहां जो मुशर्रफ का जो निजाम था, ये जो मकामी हुकूमतों का नाज़म नायब नाज़मीन का, वो बड़ा अच्छा एक अच्छा सिस्टम एक चला लेकिन था। शिराज जैसे साहब कराची 70 में आप साल हुए अभी कराची मुल्क में को, आप देखो, बरतानिया बस 200 साल से भी ज्यादा की वो पुरानी तो बात जमहूरी ठीक है है, वो थोड़ा। बात ठीक है। अगर देखिए, जब भी आपके अदारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर रहेंगे, हम्म, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तहत चलेंगे, डंडे से चलेंगे, वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे और अवाम का उसके ऊपर एतमाद नहीं। पैसा तो पाकिस्तान में है नहीं, हम्म, लेकिन ब्लैक मनी है, उसको नेट पे लाना, उसको लोगों को एतमाद में लाना, उसको कन्वर्ट करना, तो अपनी इकानमी को स्ट्रेंथ करने के लिए। लेकिन हम जितनी मर्जी खबरें अच्छी चला लें, लेकिन आज अगर किसी जगह से जंग हो जाती है, नो डाउट कि वी आर एबल टू फाइट और डिफीट टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन हम किसी से कम नहीं है। लेकिन जहां हमें मार पड़नी है, अगर आप इफ यू डिनाई दिस, वी आर इन स्टेट ऑफ डिनायल, कि ये कह दें कि हमारी इकानमी ठीक है, हमारी इकानमी 2 4 10 दिन, ज़ाहिर है आदमी का तो अपना बजट मौजूद है, लेकिन आवाम को भी चाहिए कि वो कहाँ से खाएं, किस तरह चलें, क्या करेंगे। तो इकानमी इज द बिग फैक्टर। आपका एटम बम से जरूरी आपकी इकानमी का मजबूत होना है, और जब इकानमी आपकी सस्टेन नहीं कर सकती है, अब पूरा यूरोप यूक्रेन की वॉर में उनकी मदद कर रहा है, ताकि ये जंग, चूंकि रशिया ने उनके ऊपर छेड़ी हुई है या हमला किया हुआ है, तो पूरा यूरोप लड़ रहा है यूक्रेन के साथ। लेकिन रशिया के रिसोर्सेज आप देखें इतने हैं कि वो 2 2.5 साल से जंग वो सही। मुसलसल जारी है। तो आपकी इकानमी मैटर करती है, लोग मैटर करते हैं, अवाम इसके मैटर लिए शिराज करते हैं। साहब फिर जब पॉलिसी बनानी अवाम पड़ेगी ना, जब नौजवान के इकॉनमी साथ, आपने सारी आईएमएफ के जब कर्जों के ऊपर चलानी है, तो फिर तो इकॉनमी ना चली, वो तो फिर कर्ज पे ये और यही सूद तो पे मैं कह हुकूमत रहा चलती हुई। हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। आपने सवाल उठाया ना कि वफाक की अयाशियां, या आईएमएफ कहता है, ये जो अभी कह रहे थे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने क्या कहा था कि पता नहीं कितने 100 अरब रुपया जो है मुल्क से बाहर चला गया है, हम 2 4 आदमियों को पकड़े तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन था, तो बेहतर है कि आप दे दें। तो ये क्या था फिर? ये यही है कि पैसे बाहर जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, लेकिन पार्लियामेंट देखिए फंक्शनल नहीं यही है। मोहसिन नकवी पार्लियामेंट थे, फंक्शनल होता शिराज साहब आपने भी तो सुना होगा, यही मोहसिन नकवी थे जब बलूचिस्तान के अंदर धमाके होते थे तो वो कहते थे कि ये दहशतगर्दी जो बलूचिस्तान के अंदर है एक एसएचओ की मार है, और आज हम देख रहे हैं कि वही दहशतगर्द संभाले नहीं जा रहे बलूचिस्तान हुकूमत से। अशरफ शरीफ और साहब फिर आपकी लेकिन तरफ वापस आऊंगी। जो यानी 28वीं एक 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 जी शिराज साहब। एक एक लाइन इसमें एक जुमला, एक लाइन कहने दे। देखे ना, अब हमारे बन्नू और फिर बलूचिस्तान में पिछले 4 5 दिनों से 31 सिविलियन इंक्लूडेड पुलिस ऑफिसर जो है वो मारे गए। लेकिन पाकिस्तान में एक ही फिल्म चल रही है, अनमोल पिंकी बाजी की फिल्म चल रही है। ये मैटर करता है, इवन खबरों में भी और तजियों में भी, प्रोग्राम में भी ये मैटर कर रही है। ये बड़ा इशू बना है। लेकिन वो जो 31 लोग मारे गए मेरे मुल्क के मासूम लोग, वो डिबेट का हिस्सा ही नहीं है। बिल्कुल तो इससे आपको आपको बताया कि हमारी तरजीहात क्या है। सही। अच्छा अशरफ साहब, 28वीं तरमीम की बात हो रही है तो आईनी अदालतों को भी मजीद इख्तियार देने का कहा जा रहा है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 18 साल से जो उम्र का वोट का हक था वो लेकर 25 साल के अफराद को वोट का हक दिया जाएगा। तो जो 18 साल का बच्चा है जो कि जिसने जॉब शुरू कर दी है या यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग है, उसके बाद फिर वो टैक्स प्रॉपर टैक्स में आ जाता है, तो फिर क्या आप समझते हैं कि शनाख्ती कार्ड भी फिर 25 साल की उम्र में होना चाहिए और टैक्स पेयर भी 25 साल की उम्र में बनना चाहिए अगर 18 साल के बच्चे के अंदर शऊर नहीं है वोट डालने का? तो अच्छा, ये खालिस्तान जो मामला है, मैं समझता हूँ कि इंतजामी नहीं, जो मेरी नजर में ये इंतजामी नहीं, ये सियासी है। इंतजामी मामला ये होता कि हमारे पास दलाइल होते कि अगर हम 18 साल की उम्र खत्म करके 24 या 25 साल के नौजवान को वोटिंग का हक दे रहे हैं, तो इससे हमारे डाटा के अंदर ये फर्क आएगा। हमारी जो पॉलिसीज हैं, फलां पॉलिसीज का डाटा तब्दील होगा और उसमें हमें ये सपोर्ट मिलेगी। ये होते हैं दलाइल। एक है सियासी फैसला। सियासी फैसला ये है कि हम टामक टोइयां मार के उसकी वजाहत देने की कोशिश करेंगे, जबकि सारी दुनिया को पता है कि ये क्यों किया जा रहा है। मेरा ये ख्याल है कि अगर तो इसका मकसद ये है कि पीटीआई का हामी जो नौजवान है
उसके वोटिंग की शरह को थोड़ा सा चेंज किया जाए। हम्म। तो ये मुश्किल मुझे दिखाई देता है इस वास्ते कि जो पिछली दफा जिन 18 साल की उम्र के जिन नौजवानों ने वोट दिया, वो नौजवान अगले 5 साल में जब वोटिंग पे आएंगे तो वो तो दोबारा वोट के अहल होंगे। और ये एक्टिव एज जो होती है वोट डालने वाले, ये ज्यादा बुजुर्ग नहीं होते। आप एक डाटा अगर कोई हमें मिल सके कि हम देख सके कि किस जमात के पास जो वोटर है उसके उनकी एज क्या है, ये पिल मिश्र डॉट साहब, वगैरह यानी के आप पास शायद हो नहीं पुरुमीद हैं डाटा। कि इस दफा जो इलेक्शन होंगे वो शफाफ होंगे, इसलिए वोटर का हक जो है वो 25 साल की उम्र में दिया जा रहा है। इसे मैं ये शफाफ या ना शफाफ की तो बात नहीं कर सकता। जो सूरत हाल है इसमें ये जरूर कहा जा सकता है कि मतलूबा नताइज लेने के लिए कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे बज़ाहिर ये लगे कि सब कुछ कानून और आइन के मुताबिक हो रहा है और अपना मकसद भी हासिल हो जाए। मेरा ये ख्याल है कि ये वोटर की जो उम्र वाला मसला है ये इसी वजह। फिर ये भी है ना, ये पूछा जाना चाहिए कि जनाब पिछली तो दफा अच्छा साहब, आपने फिर जो उम्र सारा कम कुछ की क्या थी तो आप फिर 25 साल की उम्र में होगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, आपका डोमिसाइल बन जाता है, शनाख्ती कार्ड बन जाता है, जॉब का हक आपको मिल जाता है 18 साल के बाद, क्या उस सबको फिर हुकूमत 25 साल पे शिफ्ट करने जा रही है? तो फिर जो 18 और 25 साल के बीच के गैप की जनरेशन है वो क्या करेगी इस सोसाइटी के अंदर? मसाइल तो फिर आएंगे, लेकिन इन मसाइल का पैटर्न तय करने का ये होगा कि अगर कोई आदमी अदालत में जाएगा तो जो चाहेगी गवर्नमेंट हम्म। उस तरह का फैसला आ जाएगा। मेरा ये ख्याल है अगर कहीं सहूलत महसूस ये की जा रही है कि 18 साल का बंदा जो है उसे कोई लाइसेंस जो है वो मिलना है तो वो उसी उम्र को रहे तो वो उसे मिल जाएगा। लेकिन अगर तय किया गया कि उसे ये लाइसेंस नहीं मिलना तो वो नहीं मिलेगा। ये एक लाइसेंस की बात नहीं, मुख्तलिफ शोबों में बात है। अभी पिछले दिनों बात चल रही थी ये शादी की उम्र के हवाले से भी, बच्चियों की शादी की उम्र के हम्म। हवाले से। तो मसला वहां पे भी आता है। फिर आप क्या ये तय करेंगे कि 16-17 साल की बच्ची की नहीं शादी होगी, फिर 25 साल की उम्र की बच्ची बालिग शुमार होगी? और बालिग की जो तारीफ है इस पे भी बात होगी कि वो मेडिकल के जो लोग हैं उनसे बात की जाएगी तो वो इसे क्या तयन करेंगे। शरई लिहाज से इसकी जो तारीफ है वो भी सामने आनी आनी होगी। तो बहुत से इंट्रोडक्शन तो हैं, वो आएंगे सामने। जब ये चीज सामने डिबेट में आएगी, पार्लियामेंट में आएगी या अमली शक्ल में कहीं नाफिज करने की कोशिश की जाएगी तो मेरा ख्याल ये सारी कंट्राडिक्शन भी सामने आएगी और लोगों की राय भी आएगी। लेकिन सरेदस इस पे जो बात हो सकती है वो ये हो सकती है कि 18 साल का बच्चा इस जमाने में कमा रहा है बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। तो खास तौर पे पाकिस्तान के अमूमन मैं बात कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान में स्कूल से निकलने वाला बच्चा फौरी तौर पे कमा रहा है, सोशल मीडिया से वो कमाए या कहीं से भी। तो वो अगर घर की कफालत कर रहा है वो बच्चा और बाकी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है तो फिर ये सवाल तो बनेगा कि इतना सारा काम करने वाला, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने वाला जो नौजवान जहन है उसको आप किस तरह से ये बंद कर सकते हैं कि आपकी उम्र इतनी होगी तो आप वोट दे सकेंगे? सही। ये सवाल तो है सही। और अच्छा जेन्युइन सवाल। शिराज साहब, जैसे कि आपने कहा कि सारी अच्छी खबरें नहीं देनी, तो सबसे अच्छी खबर तो आज अशरफ शरीफ साहब की जानिब से दी गई कि वो पुरुमीद हैं कि अगले इंतखाबात शफाफ होने जा रहे हैं, इसलिए हुकूमत ने 18 साल का जो फ़र्द है, जो बच्चा है, उसे वोट का हक लेकर 25 साल का कर दिया गया है। आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? यूथ से हुकूमत क्यों इतनी खौफज़दा दिखाई दे रही है, हालांकि दूसरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स डेवलपमेंट के काम यूथ के लिए लॉन्च किए जाते हैं? एक और बात भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो बच्चे या जो हमें जो कुछ 18 साल की उम्र में पता चला या 20 साल की उम्र में पता चला, आजकल 12-13 साल के बच्चे बच्चियों को पता चल जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जनरली जो दुनिया में रूल है, यूके की बात करें तो 18 साल से कम उम्र का जो भी बच्चा है उसको बच्चा कन्वर्ट किया जाएगा, बच्चा गिना जाएगा, बच्चा समझा जाएगा। 18 अबव 18 इज अडल्ट, ये नहीं कि वो अडल्ट में की लिस्ट में आता है। यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं जो किंग की स्पीच थी। किंग की स्पीच मीन्स
यानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, किंग अपनी तरफ से कोई उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकता। उसको जो गवर्नमेंट, मौजूदा सर्विंग गवर्नमेंट होती है, वो अपनी पॉलिसी देती है और वो उसको पार्लियामेंट में पेश करते हैं कि ये मेरी हुकूमत का एजेंडा है, ये मेरे जो वजीर होंगे इसका एजेंडा है। तो यहाँ पर ये बात सामने आई कि वोटर की जो लिस्ट है, यानी वोटर की जो उम्र है वो 16 साल कर दी जाए। बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द यूथ इज मोर विजिलेंट, उनको ज्यादा पता है, ज्यादा चीजों को जानते हैं, लिहाजा इसको शुरू कर दिया जाए 16 साल की उम्र से। दूसरी बात, जो इलेक्शन शफाफ या ना शफाफ होने वाली बात है, देखिए यानी एक हम इस सदी के या इस दौर के लोग हैं, ये साइकिल है ना, चलती रहती है, फिर हिस्ट्री बनती रहती है, पिछलू ने क्या किया। मुल्क ने इधर रहना है। मुल्क में इस वक्त जो हमारा किरदार है, आप मीडिया पर है, आप सियासत में, आप किसी जगह पर हैं, आप वो काम करें जो आपके मुल्क के लिए, आपकी नस्लों के लिए बेहतर हो। वोट इस वक्त जो पाकिस्तान का मरवजा आइन है उसके मुताबिक वोट ही वो वाहिद हथियार है जिसमें हुकूमत की किसी पार्टी को यानी अहसाब होता है, हुकूमत का अहसाब होता है, और अवाम किसी को चाहे तो वो अपने बैलेट बॉक्स के जरिए, वोट के जरिए इक़्तिदार में ले आए और इक़्तिदार से बाहर कर दे। ये एक सब वोट का प्रोग्राम का वक्त हमारे पास शॉर्ट है। मैं चाह रही हूँ कि हम आखिर में जो हुआ। मशक़ वुस्ता की सूरत हाल है उसको भी डिस्कस कर लें। तो आपसे ही यहाँ से शुरू करेंगे इस क्वेश्चन के साथ कि जो मशक़ वुस्ता की सूरत हाल है, ईरान की जानिब से अगर मुज़ाकरात की बात होती है तो अमरीकी सदर धमकी दे रहे हैं, अमरीकी सदर की जानिब से मुज़ाकरात की बात होती है तो ईरान धमकी दे रहा है। किस जानिब जाता हुआ देख रहे हैं आप हालात को, शिराज साहब? देखिए, स्पॉइलर बहुत है नहीं, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं इसमें बहुत बोल सकता हूँ, प्रोग्राम भी करता हूँ, तजज़िया भी देता हूँ। स्पॉइलर बहुत है। वन ऑफ द बिगेस्ट स्पॉइलर इज इजराइल। तो वो कोशिश कर रहा है, वो पेनिट्रेट कर गया है, उसने यूएई को अपना दोस्त बना लिया, नवाज बना लिया है। यहाँ से जाहिर है जो नेतन्याहू है वो यूएई का दौरा भी उसने किया है, अगरचे यूएई वाले इसको डिनाई कर रहे हैं। इनको अपनी इमेज का मसला होता है। तो बहुत सारी इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये जो स्पॉयलर्स हैं, अगर मैं बात करूं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की, तो दे विल नेवर लाइक टू बी कि ईरान एक आजाद, सैंक्शन से आजाद, मॉडिफाइड किस्म का इतना बड़ा मुल्क, उसको पैसे, उसके एसेट्स भी वापस मिल जाए, उसको उसको के ऊपर ऑयल भी बेच सके, उसको का अपनाए हुर्मुज़ के ऊपर कब्जा भी बरकरार रहे, वो टूल भी वसूल करता रहे। तो इट विल बी एमिनेंट थ्रेट फॉर दी जो ममालिक है मिडिल ईस्ट के लिए, वो भी, और खित्ते के लिए भी, और ये इसराइल के लिए भी। तो एक तो बैलिस्टिक मिसाइल है, दूसरा वो यूरेनियम अफजूदगी का मामला है। ये चीजें तो अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, अपने अपने लोगों को खुश करने की बातें। मामला सिर्फ ये है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका चाहता है कि हमारी शराइत के मुताबिक ये जो है मायदा हो। लेकिन ये मायदा जो ईरानी कहते हैं कि अगर हमारे लीडर को भी मार दिया और जंग हमने 4 महीने तक सस्टेन किया है, हमने होल्ड किया, एंड वी एक्चुअली डिफेंड अवर कंट्री बिहाइंड द सर्वाइवल, हमने अपने टारगेट्स भी अचीव किए हैं। वाशिंगटन पोस्ट की जो रिसेंट रिपोर्ट आई थी पिछले हफ्ते, वो तो ये बताती है कि कहाँ कहाँ उन्होंने जो अपने टारगेट अचीव किए और किस तरह अमेरिका के बेस कुवैत के अंदर और बहरीन के अंदर और यूएई के अंदर उनको तबाह किया गया। 40 से ज्यादा तो जो उनके जहाज है वो डिस्ट्रॉय किए गए या डैमेज किए गए या उनको नुकसान पहुंचा है। और वहां से जो उनके फौजी थे अमेरिका के, वो यूएई के होटलों में और फिर बहरीन के होटलों में, कुवैत के होटलों में ठहराए गए, इवन देन वापस भी अमेरिका चले गए। और ये भी कहा जा रहा है कि ये बेसिस जो इनको मिले थे अमेरिका के यहाँ पर, वो वापस रीलोकेट भी नहीं होंगे। तो इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में अमेरिका इज डेस्परेट, डोनाल्ड ट्रंप इज डेस्परेट, बिकॉज दिस वॉर इज वेरी अनपॉपुलर। बहुत इसकी कोई वहां अमेरिका के अंदर भी उनकी प्रॉब्लम है, और ईरान ने इस जंग की कीमत बढ़ा दी है। का भी शिराज साहब शिकार हो चुका है, जैसे कि बरतानिया की जानिब से कहा गया कि हम इस जंग में साथ नहीं है, फिर नेटो ने साथ नहीं दिया अमेरिका का इस सारे ऊपर। अशरफ शरीफ साहब, आपसे यही क्वेश्चन करूंगी कि एक उम्मीद है कि चीन के ऊपर, जैसे कि अब्बास अराजकी ने इंडिया के अंदर कॉन्फ्रेंस की,
प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान की तारीफ की, हमारी सालसी की तारीफ की, लेकिन दूसरी सांस में यह कह दिया कि देर आर कॉम्प्लिकेशंस। हम बहुत अच्छी सफारतकारी कर रहे हैं लेकिन देर आर कॉम्प्लिकेशन। पर चीन का जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारा स्ट्रेटेजिकली उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, हम पहले भी थे, अब भी थे, और ये उन पर हम एतमाद करते हैं। इट मीन्स के चीन और अमेरिका, चीन हेल्प आउट करेगा ईरान की भी, जो फंसे हुए सारे हैं, और चीन के भी बेहतरीन मफाद में है कि यहाँ जंग खत्म हो। लेकिन रशिया भी ऑब्वियसली चाहेगा कि चीन और रशिया के भी ईरान में इंटरेस्ट है, तो वो अपने इंटरेस्ट को पहले देखेंगे, ईरान और मेरे और आपके इंटरेस्ट को बाद में देखेंगे। जी बिल्कुल, अब मुश्किल में तो शिराज साहब दोनों है, क्योंकि आज ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि दुश्मन मुश्किल पे है, हमें भी मुश्किलात का सामना है। तो अशरफ साहब, आप इसके ऊपर क्या करेंगे? पहली दफ़ा ऐसा नजर नहीं आया कि अमेरिका तन्हाई का शिकार हुआ, नेटो ने उसका साथ नहीं दिया, उसके जो इत्तेहादी ममालिक थे इसराइल के अलावा कोई भी इस जंग में कूदने को तैयार नहीं था डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जी बिल्कुल ऐसे हुआ है। इसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में, उनके पिछले दौर में भी उन्होंने नेटो के साथ झगड़ा किया और ये कहा कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में जो इंटरनेशनल होते हैं उसमें नेटो के बाकी ममालिक पैसे नहीं दे रहे और अमेरिका पे खर्चा डाला जा रहा है और वो फायद जो है उसमें शरीक वो ज्यादा होते हैं, तो वो नेटो के साथ उनके इख्तिलाफ हो गया। फिर उन्होंने यूरोप के साथ अभी हाल ही में आपने देखा ग्रीनलैंड वाला मामला है, इस हवाले से भी इख्तिलाफ पैदा हुआ, कनाडा के हवाले से इख्तिलाफ पैदा हुआ। तो ये अमेरिका ने अपने ही इत्तेहादी जो हैं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। वेनेजुएला के जो सदर के साथ किया गया अशरफ साहब, वो भी किसी जमहूरी मुल्क का सरबराह और किसी जमहूरी मुल्क के अंदर उस तरह नहीं होता है जिस तरह वेनेजुएला के सदर को रातों रात उठा लिया गया। जी बिल्कुल, वो भी ऐसे लगता है कि जैसे एक जिस तरह कज़ाक काम करते हैं ना, किसी को अगवा कर लिया और फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है या कीमती चीजें हैं उस पर कब्जा कर लिया। तेल वेनेजुएला की एक कीमती उनके पास वेल्थ थी जिसपे अमेरिका ने कब्जा कर लिया। और अभी वो प्रेसिडेंट ट्रंप गए हैं चीन में, तो उन्होंने जो बहुत सी चीजें चीन को ऑफर की, तो साथ ये भी किया कि हम आपको सस्ता तेल देते हैं। तो वो तेल अमेरिका का तो नहीं, वो वही तेल देंगे जो वेनेजुएला का तेल उनके पास है। वो चाहते हैं कि चीन डिसएंगेज हो जाए ईरान वाले मामले से। ईरान से उसका मुफाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो अज्यूम कर रहे हैं वो है कि वहां से एनर्जी मिलती है, उन्हें तेल मिलता है। तो कहते हैं अगर तेल हम सस्ता ईरान से भी ज्यादा दे दें तो चीन डिसएंगेज हो जाएगा। चीन ने उसको जवाब दे दिया, चीन ने उस पर रजामंदी नहीं जाहिर की। अब एक और मामला है यानी जो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं हो सका, वो मामला ये है कि मशरिक वुस्ता में अमेरिका के अड्डे जो हैं वो कम होने जा रहे हैं, और जब ये अड्डे कम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को वहां पे मजीद फोर्स रखने के लिए कोई ना कोई स्पेस चाहिए, कोई जगह चाहिए। तो उस पे और ये हो रहा है कि इसराइल के अंदर अमेरिका अपना एक मुस्तकिल फौजी अड्डा बनाएगा। अच्छा, अब ये अड्डा कहाँ पे होगा? तो लबनान से जो 9 देहात खाली करवाए जा रहे हैं, जो इसराइल वार्न किया है लबनान को कि ये देहात खाली करें और वहां से 1000 मीटर पीछे चले जाएं, यानी 1 किलोमीटर पीछे चले जाएं देहात से। तो एक जायजा ये है कि हो सकता है यहाँ पे वो जो जगह ली जा रही है इजाफी, क्योंकि इसराइल के पास तो ऑलरेडी जगह थोड़ी, तो वो कह रहे हैं कि ये इजाफी जो जगह है यहाँ पे अड्डा बना लिया जाए। दूसरा गौर ये हो रहा है कि गजा के इस इलाके में जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी अरसे से नजर जुमा रखी है और वो कहते हैं कि यहाँ पे हम कमर्शियल हब बनाएंगे। और अशरफ साहब, आप ये कह रहे हैं जो बाकी कंट्री जिस तरह कतर के अंदर था और यूएई के अंदर, बाकी मुल्कों के अंदर जीसीसी स्पेशली कंट्रीज हैं, वहां पे अमेरिका अपने बेसिस खत्म करके सिर्फ इसराइल तक महदूद हो जाएगा? देखिए, अगर ऐसा भी हो जाए, मेरा ये ख्याल है कि ये मुमकिन है, क्योंकि उन ममालिक की तरफ से भी इस दफा ये बात की गई है कि आपकी वजह से हम महफूज नहीं बल्कि गैर महफूज हो गए। तो अमेरिका का ये तो नहीं है कि वो इस रीजन से चला जाएगा, ये भी नहीं कि वो ममालिक जो अमेरिका को कह रहे हैं कि यहाँ पे अड्डा आप खत्म करें, वो अमेरिका के साथ बिल्कुल तावन से इनकार कर दें, ये भी नहीं है। सिर्फ अड्डों की बात है, यानी जो वो कह रहे हैं कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस जो नजर आ रही है उसको आप कम कर दें यहाँ पे, ताकि जो इस रीजन के अंदर हमारे हवाले से जो बात हो रही है उसमें सही। कुछ अशरफ कमी साहब है। साथ ही रहें, इस वक्त हमें जो है कमर सब्जवारी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया सब्जवारी साहब वक्त देने के लिए। 28वीं तरमीम के ऊपर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, आईनी अदालतों को मजीद इख्तियारात देने की बात हो रही है, कैसा देख रहे हैं आप इसको? नामदू व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे तलब फरमाया
जहां तक बात है कि आईनी अदालतों को मजीद अख्तियारात, तो अख्तियारात जहां भी देने चाहें तो बहरहाल तरमीम के जरिए कानून में तरमीम आती भी हैं जमाने के साथ साथ हम मांग करने के लिए कवानीन को, और खासतौर पर जो आइन है और आईने पाकिस्तान जिसकी बात हो रही, तो उसमें आप बिल्कुल हम मांग करने के लिए लाते हैं। लेकिन उससे पहले वो क्या ताकतें होंगी, क्या इख्तियारात होंगे, मजीद इख्तियारात होंगे जो दिए जाएंगे, जिससे वो मजीद बेहतरी लाकर अवाम के लिए कुछ बेहतरी अदालतें ला सकेंगी और फैसला साजी में बेहतरी आ सकेगी, अवाम की फलाह बहबूद हो सकेगी। वो चीजें कम से कम पब्लिक डिबेट में या अवाम के सामने लाई जानी बहुत जरूरी है। सही। अच्छा सब्जवार साहब, आईनी अदालत को अगर मजीद, पहले तो अख्तियारात उनके पास मौजूद है, लेकिन अगर मजीद अख्तियारात दे दिए जाते तो आप नहीं समझते आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट का आपस में टकराव हो सकता है? देखिए जी, वो तो 27वीं तरमीम के बाद भी जो टकराव की जहां तक बात है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर आप मुख्तलिफ जो हवालाजात हैं, इदारती मज़ामीन जो लिखे गए, एडिटोरियल्स भी, कि सुप्रीम नो मोर, तो वो 27वीं तरमीम उसको बड़ा वाज़ेह करती है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फैसलों को फौकियत हासिल है सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात पे। उस पर फिर उसके बाद मजीद उन्होंने जजमेंट्स भी दी हैं। फिर साथ साथ ये भी वाज़ेह करती है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किसी भी जगह, किसी भी झैल में मातहत नहीं है, ना पाबंद है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी किसी भी मद में फैसले पहले किए गए हों, उनको जरूर सकती है, उनसे मदद मावनत जरूर ले सकती है, उन फैसलों से सोच में भी अपनी शामिल कर सकती है, लेकिन पाबंद नहीं है, बल्कि अपना फैसला नए सिरे से वो कर सकती है। तो जो कुछ 2025 तक थे कवानीन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के जरिए राइज किए, वो अब पाबंद नहीं है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उनकी। तो अच्छा, ये टकराव से तो ज्यादा मेरा ख्याल है कि फौकियत उसको पहले ही हासिल है 27वीं तरमीम के ये बाद। समझा दीजिएगा कि जरूरत क्यों पड़ी आईनी अदालत की? अगर हुकूमत का पॉइंट है कि केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है, बर्डन बहुत ज्यादा है, इसलिए जो है वो आईनी अदालत कायम की जा रही है। तो अगर बर्डन ज्यादा था तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ाई जा सकती थी। एक नई अदालत बनाने की जरूरत क्यों पेश आई हुकूमत को? जी, जहां तक ये सवाल है, तो जो उसमें सीधा जो बात हम अगर उसको ऑन द फेस ऑफ इट जिसको हम कहते हैं लें, तो वो जरूरत शायद ऐसी नहीं थी, लेकिन जो मुक्तदरा हलके हैं उनको बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से परेशानी का सामना था, और उनको था कि कहीं मुस्तकबिल में भी ऐसे फैसले आ सकते हैं जो मुक्तदरा हलकों के लिए परेशानी का बाइस बने। तो ज्यादा तो इसलिए है। तो अब जो कि क्यों वाली बात आपने जो की, क्यों जरूरत आई, वो जरूरत यहाँ पर ये सवाल खामोश है। 26वीं में भी और 27वीं में भी ये कहीं डिबेट ही नहीं है, ना ये पब्लिक में डिबेट हुई। रात की तारीकी में ये तरमीम पास की गई। हालांकि मेरा ये मानना है, ये कहना है कि ये जरूरी भी थी और आनी चाहिए थी, लेकिन इन पर कोई डिबेट होनी चाहिए थी। तो अगर आप ये देखें कि वो क्यों का जवाब हमें कहीं भी नहीं मिलता। उसमें वो ना सिर्फ कुतुब खामोश है, आप कह रहे हैं कि ना अदलिया पार्लियामेंट में आजाद कोई इस पे नहीं डिबेट है। अदलिया आजाद नहीं है, और जहाँ पे प्रेशर लिया जाता है वहाँ पे एक नई अदालत कायम कर दी गई मुक्तदा हलकों के बकौल आपके। शिराज साहब, आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी के ऊपर जो सब्जवारी साहब ने बात की कि उन्होंने आंसर नहीं किया इस बात का कि आखिर जरूरत क्यों पेश आई आईनी अदालतों की। देखिए, जो यहाँ पहले ये होता था यानी कि जो पार्लियामेंट होती तो उसके अंदर डिबेट होती थी। जो मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये लेजिस्लेटर होते हैं, वो कानून बनाते हैं, और अदलिया उसका के तहत चलती है, उसकी इंटरप्रिटेशन करती है और आईन पाकिस्तान को उसका का दफा करती है। लेकिन यहाँ पर 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद लेट मी से कि पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी जो है उस तरह नहीं रही। और फिर अगर मैं दूसरी बात करूं, वकील साहब ज्यादा इसको समझते हैं कि जब आपकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एग्जीक्यूटिव जजों के तकर्री और तबादले करेंगे, उसमें वो बैठेंगे, तो बेसिकली जुडिशरी फिर इंडिपेंडेंस कहाँ से हो गई है? क्योंकि यहाँ पर आईनी अदालत के अंदर आप जो जज बैठे हुए हैं उनकी जॉब का मसला है, वो इस सिस्टम का या इस 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी है, तो वो इंडिपेंडेंस उसकी फिर उनकी नहीं उस तरह रहती है। तो अभी ये है कि आप ये मोटी बात समझ लें कि
अदलिया को अगर आप एग्जीक्यूटिव के अंडर दे देंगे तो ऑब्वियसली उनकी इम्पार्शियलिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी जो सही राय शराज है साहब, या प्रोग्राम का जजमेंट वक्त है वो खत्म हो रहा है। अशरफ साहब, आपसे compromise- क्विकली कमेंट लेना चाहूंगी। जो आईनी अदालतों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं 28वीं तरमीम के हवाले से, आईनी अदालत की अपील भी आईनी अदालत ही सुनेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। इसको आप कैसा देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि आईनी अदालत बनना अगरचे पाकिस्तान की एक जरूरत थी और बहुत अरसे से ये बात होती रही है जमहूरी इदारों की तरफ से, लेकिन ये जिस तरह से जिस वक्त और जिन मकासद को सामने रखते हुए की गई अभी जो नजर आया, उससे अदलिया कमजोर हुई है। उसमें वाज़ेह तौर पे ये हमें बताया गया कि जी मुकदमात का बोझ कम होगा, लेकिन मुकदमात का बोझ होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लेवल पे, वहां पे सेशन कोर्ट के लेवल पे होता है, वहां पे जजेस की जरूरत है, तो वहां पे तो जज आपने बढ़ाए नहीं, तो बोझ तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट की सतह पे तो इतने मुकदमात ही नहीं है। तो ये इसमें कंट्राडिक्शन है बताने के हवाले से, और मैं ये समझता हूँ कि ये इसकी अपनी जरूरत नहीं थी इस वक्त जिन मकासद के लिए ये की गई, और सिवाय इसके कि पाकिस्तान की अदलिया तकसीम हुई, नए तनाज़ात पैदा हुए और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी बहुत सी गलत फहमियां पैदा हुई, इसने कुछ सर्व नहीं किया इस सही। अच्छा आईनी अदालत। सब्जवार साहब, क्विकली आप लास्ट में ये कमेंट कर दीजिएगा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो वोट का हक है वो 8 साल की उम्र से लेके 25 साल को कर दिया जाएगा, यानी 25 साल का फर्ज जो है वो वोट डाल सकेगा। तो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी जो मामलात है, क्या उसको भी एक्सटेंड किया जाएगा 25 साल की उम्र तक? देखिए जी, ये जो बात है ये नजर आती है कि जी इनका ख्याल है कि कोई उम्र बढ़ाएंगे तो जो कोई वोटर, अगर किसी एक जमात किसी का जो है कि जी उनके वोटर ज्यादा हैं तो शायद वो घट जाएंगे, लेकिन बजाय इसके कि गवर्नेंस के अमूर पर ये तवज्जो दें, कोई बेहतरी लाएं, कोई हेल्थ सेक्टर में, कोई एजुकेशन में, या 25 से छोड़कर 50 कर दें, लेकिन अगर खुद कुछ परफॉर्म नहीं करना तो फिर यही कर दें कि वोट का हक ही खत्म कर दें और वोट का हक खवास को दे दें, जिस तरह कभी पहले हुआ करता था, आज से कुछ 100 साल पहले, कि इतनी लैंडेड प्रॉपर्टी होगी। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो वो ये करते थे कि खवास को ही सिर्फ हक देते थे, वोट करने का आम आदमी को नहीं था। तो ये जो है ये बदनीयती पे की जाने वाली बातें हैं और इसका कोई फायदा इस तरह ये हासिल नहीं कर सकते। जो भी आम अवामी मकसद के लिए, अमूमी मकसद के लिए चीजें नहीं की जाएंगी तो कहीं भी वो फायदा नहीं देती है। 25 छोड़कर 50 कर दें, 85 साल कर दें, लेकिन क्या गवर्नेंस इन्होंने खुद, कितनी गवर्नेंस की बेहतरी आई है, हेल्थ सेक्टर में क्या बेहतरी है, जॉब सेक्टर्स कितनी क्रिएट हुए, लोग बेरोजगार ज्यादा हुए हैं बजाय कोई रोजगार उनका क्रिएट होना। तो ये कभी भी ऐसी चीजें फायदेमंद नहीं होती। नजर आता है कि बदनीयती से सिर्फ अपनी तरफ से कि जी वोट की पावर इनको या वोटर्स इनको करेंगे 25 साल वाले, तो मेरा ख्याल है फायदा है ये चीजें। जी सही। शिराज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अशरफ शरीफ साहब थे, जबकि बैरिस्टर कमर सब्जवारी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पाकिस्तानी अवाम के लिए ये अगले 2 महीने इंतहाई मुश्किल होने जा रहे हैं। एक तरफ तो लोड शेडिंग है, दूसरी तरफ महंगाई और फिर बजट भी आने जा रहा है। यूँ तो हुकूमत की जानिब से मिनी बजट हर 10-15 दिन बाद आ जाता है, लेकिन अभी प्रॉपर जो है वो महंगाई का एक बम अवाम के ऊपर गिरने वाला है। अभी देखते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसकी जानिब से कोई अवाम को रिलीफ दी जाती है या सिर्फ दावे और वादे किए जा रहे हैं और पाकिस्तानी जो गरीब है वो मज़ीद पिसता जाएगा। इस दुआ के साथ अख्तिताम करेंगे कि अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़।